अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो माँ थी ना, उसने चोर को एक अच्छा इंसान बना दिया था और एक लोटे में पानी भरकर लेकर आने को उससे कहा था। उसे काम करने के लिए खेतों में लगा दिया था। अब देखिए आगे, यहाँ से बेटा, कल यहाँ अभी यहाँ तक पढ़ाया मैंने, आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। अब इससे आगे 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्भाग्य से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। बेटा, टाइफाइड आप जानते हो, इसे मोतीझारा भी कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं। इसकी जो समय अवधि होती है वो लगभग 21 दिन की होती है। और इसमें ना, इसको वैसे ज़्यादा टाइफाइड ही लोग कहते हैं। अब देखिए, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाजत नहीं दी। शिरकत यानी जश्न में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। क्योंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज्यादा नाना थे, अर्थात उनसे ज्यादा समझदार। इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे, सत्ताधारी जो अब वर्तमान में सरकार है बच्चों, उनकी सत्ता है, उनका वर्चस्व है, अधिकार है, चुप्पी साध गई। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही व्यर्थ में। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। उपन्यास का नाम है बेटा ये, एक ब्रदर्स कारामजो। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, अर्थात शौक था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, पलायन करना जा चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। अर्थात किताब इतनी रोचक थी कि लेखिका का मन और कहीं लगा ही नहीं, न वो रोना धोना भी भूल गई। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। अर्थात मेरी इतनी आयु नहीं थी कि मैं उस उपन्यास के महत्व को समझ सकूं। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मड़ हो गई। अर्थात बार बार उसे पढ़ती रही परंतु समझ में कुछ नहीं आया। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूं कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार, अनावश्यक अत्याचार पर था, यानी बच्चों के साथ जो अनावश्यक अत्याचार होता, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। कंठस्थ होना, ज्ञात हो जाना, याद हो जाना। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं,
वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश हैं। माँ जी की मन्नत पर असर रहा, माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही, अर्थात परंपरा के अनुसार चलने से इनकार करती रही। प्यारे बच्चों, पहले ना कन्याओं को या लड़कियों को स्कूल में जाने की भी अनुमति नहीं थी, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, परंतु लेखिका और उनकी बहनें में ऐसी कोई हीन भावना नहीं आई और वो पढ़ी लिखी भी। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, अर्थात उसकी बड़ी बहन का नाम था मंजुल भगत। मंजुल भगत। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आती। अरे बच्चे, आपने देखा होगा जब किसी लड़की का विवाह हो जाता है तो उसके पति का गोत्र उसके साथ जुड़ जाता है, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला, अर्थात घर का नाम उसका उमा था और बाहर का नाम मृदुला, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के कोई ना कोई उपनाम अवश्य होते हैं। छोटे नाम दे दिया तो घर पे उन्हें कुछ और पुकारता है, लेकिन वास्तविक नाम कुछ और ही होता है।